बैठो बच्चों। कल हम लोगों ने मैकेनिज्म तक का कर लिया था, है ना? ओके, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिज्म के बाद एक थ्योरेटिकल टॉपिक है मोलिकुलरिटी, है ना? ये मैं समझा देता हूं क्या होता है। सभी लोग जानते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना? और उसमें ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्री सेम होते हैं। पता नहीं बात सबको? ओके, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक रिएक्शन है ये 2A प्लस बी गिव्स C, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 आएगा। और यहां पर आप रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का नंबर काउंट करिए, ये भी 3 है। बस यही मोलिकुलरिटी है। एलिमेंट्री स्टेप्स में जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं उनका सम है ना, वो ही मोलिकुलरिटी होगा। एक और तरीका है इसको समझने का। मान लीजिए एक रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को मान लेते हैं, ये रिएक्शन हुई ऐसे, ये रिएक्टेंट्स है, ये कौन है? 2A प्लस बी रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है C। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ट्रांजिशन स्टेट, है ना? इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में जितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिकल्स आयन की फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकता है, एटम की फॉर्म में हो सकता है, जितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे उसको भी हम मोलिकुलरिटी बोलते हैं। कितने पार्टिसिपेट करेंगे? जो भी रिएक्टेंट होंगे सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। अब ये बताओ कि जो टीएस है वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? एक रिएक्शन से बोले कि ये रिएक्शन है, इससे टीएस निकाल के लाओ, दिखाओ कैसी है टीएस, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये हमारा सोचा हुआ है। ऐसा हमने सोचा कि ऐसा टीएस बनता होगा। तो अगर टीएस थ्योरेटिकल है तो टीएस को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं जिनसे हमने कंसेप्ट सोचा है कि ये मोलिकुलरिटी है, वो भी थ्योरेटिकल होना चाहिए। समझ गए ना? ये भी थ्योरेटिकल होना चाहिए। अब मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है क्या बच्चों? इन रिएक्टेंट का नंबर है वो 0 हो सकता है? नहीं। नेगेटिव हो सकता है? 1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मोलिकुलरिटी कैसी होगी? 1 2 3 इस टाइप की। 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? देखो, ये 3 पार्टिकल्स हैं, जब ये तीनों आपस में कोलिजन करेंगे ना, ए ए और बी एक साथ कोलिजन करेंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा। हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम जो कोलिजन्स हैं वो बायमोलिकुलर होती है। पढ़ रखा है ना कि जनरली कोलिजन क्या होती है? बायमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं। 3 कोलिजन्स होने के चांसेस एक साथ रेयर है। जैसे अपन इतने सारे एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? 2 गाड़ियों के होते हैं। मतलब 3 का भी आपने सुना होगा, पर वो ट्राई मोलिकुलर नहीं है। आपने ऐसे सुना होगा कि एक कार थी, फिर पीछे से एक ने उसको ठोक दिया के, फिर एक ने और ठोक दिया के, पर ये ट्राई मोलिकुलर नहीं है। ट्राई मोलिकुलर क्या होगी? तीनों एक साथ आए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस भी ना हो, तब उसको बोलेंगे ट्राई मोलिकुलर। तो ट्राई मोलिकुलर होने के चांसेस भी कम होते हैं, और टेट्रा मोलिकुलर होने के ऑलमोस्ट 0 चांसेस। ये थ्योरेटिकल बात है। हमारे लिए क्या काम का है यहाँ पे वो देखो। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस बताओ, है ना? कई बार आ चुका, कम से कम 10 बार आ चुका। अब डिफरेंस है ना, कुछ तो मैं आपको याद करा देता हूं, समझ में आ जाएंगे, है ना? पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कौन? थ्योरेटिकल मोलिकुलरिटी। ये एक्सपेरिमेंटल है ऑर्डर। इसका नंबर 1 2 3 हो सकता है, इसका नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल ऑर्डर। ये एक एलिमेंट्री स्टेप में टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल्स के नंबर के सम है, मोलिकुलरिटी। ये रेट लॉ में जो कंसंट्रेशंस आती हैं उनकी पावर्स के सम के इक्वल है, ऑर्डर। तो ये 3 तो क्लियर समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? बस 3 ही लिखने होते हैं मैक्सिमम। बात समझ गए? तो ये हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक रिएक्शन है ये, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB।
ओके, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहले बोल दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या ऐसे बोल सकते हैं ये तो एक रिएक्शन है और इसका रेट लो है के A2 1/2 और B2। ये रिएक्शन है, इसका रेट लो ये है। क्या आपको पहचान में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? मैं बोला ऐसा लिखा नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, एक रिएक्शन बोला, ये इसका रेट लो है। क्या आपको ये पहचान में आ गई कॉम्प्लेक्स है? कैसे पहचाना? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री और ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही होता है। अब बताओ कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है? तो आप बताएंगे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अरे अभी तो बोला था एलिमेंट्री में ही ऐसा बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स में नहीं बोल सकते। बात समझे? एलिमेंट्री होगी तो बोलोगे कि जो स्टोइकियोमेट्री का सम आ रहा है रिएक्टेंट्स का वो मोलिकुलरिटी है, कॉम्प्लेक्स में डिफाइन नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स में कब डिफाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्स की सारी स्टेप्स लिख दो, फिर हर स्टेप की मोलिकुलरिटी बताएंगे हम, क्योंकि सारी स्टेप तो क्या होती हैं? एलिमेंट्री होती है। मान लो इसने ऐसे मैकेनिज्म दिया से A2 gives 2A, A plus A plus B2 gives AB2, A plus AB2 gives 2AB। ऐसा इसने लिख के दे दिया। अब आप हर स्टेप की मोलिकुलरिटी बता सकते हो। बताओ इसकी कितनी है? 1। रिएक्टेंट देखना बस, इसकी इसकी है ना, ओवरऑल की डिफाइन नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर है ना? ये मोलिकुलरिटी का कंसेप्ट था। यहां मैकेनिज्म वाला पार्ट फिनिश होता है। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब मैं इसको वापस कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं बीच में मैकेनिज्म पे आ गया था। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपको ऑर्डर्स पढ़ने हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या होते थे? कंसंट्रेशन की पावर ही तो होती थी। याद आ गया? तो मैं शुरू कर रहा हूं जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है ऐसे, ए गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा लिखा था। रेट इक्वल टू के, ए की पावर 0, आर इक्वल टू के। आपको पहला बात समझ में आ गई कि मैंने क्या लिखा है? देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कल मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें रेट और के की यूनिट सेम होती है? यहां यूनिट सेम नहीं होती, रेट और के ऑलवेज सेम होते हैं। इक्वल टू आप बोल सकते हो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट किस टाइप से चेंज की जा सकती है? अगला क्वेश्चन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी रेट किस टाइप से चेंज कर सकते हैं? मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करके, है ही नहीं वहां पे कंसंट्रेशन, कैसे चेंज करोगे? टेम्परेचर चेंज करके, हाँ, टेम्परेचर है के को चेंज कर देगा। कैटलिस्ट यूज करके, हाँ कर सकते हैं। ये रेट कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं बोलते कैटलिस्ट डालोगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ गई मतलब के बढ़ गया। समझ गए ना? वो आपने ऐसे पढ़ा था, देखो के इक्वल टू के एफ बाय के बी। अगर आप कैटलिस्ट डालते हो, ये भी मान लो 2 टाइम्स बढ़ जाता है, जितना टाइम सी बढ़ता है उतना टाइम सी बढ़ जाता है। ऐसे नहीं बोलते कैटलिस्ट डालोगे तो जितना फॉरवर्ड रेट बढ़ेगी उतना टाइम सी बैकवर्ड बढ़ेगी, उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद आ गया? तो जो फैक्टर्स रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर ही जीरो ऑर्डर की रेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर और कैटलिस्ट। यहां से मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेट और ये जो ए है इसकी कंसंट्रेशन में क्या ग्राफ आएगा? अरे दिख रहा है क्लियर, तो बोलते क्यों नहीं हो यार? सीधा लिखा है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आएगी। ये क्या आएगा? ये
रेट हमेशा के बराबर रहेगी। मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेट और टाइम में क्या ग्राफ आएगा? रेट और टाइम में क्या ग्राफ आएगी? रेट कांस्टेंट है। किसके साथ कांस्टेंट है? टाइम के साथ भी कांस्टेंट है। टाइम के साथ वेरी करती तो यहां डिस्कशन होता ना उसके बारे में। कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। इवन ये ग्राफ फिर बाद में जाके ऐसा हो जाएगा। मतलब जब तक रिएक्शन चली रेट कांस्टेंट हुई, उसके बाद रेट क्या होगी? जीरो। इसका मतलब अब वो रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी। मतलब यह कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी। मेरी बात समझे क्या आप? कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम के साथ फिनिश भी हो जाएगी। ये बात क्लियर? अब इसका वो इंटीग्रेटेड रेट लो निकालते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो समझते हो ना? वो इंटीग्रेशन करेंगे अपन। वो इंटीग्रेशन के बाद जो फॉर्मूला आता है वो देखो। ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले लो, या और क्या बोल सकते हो इसको? ए नोट बोल सकते हो। टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी पर चाहे तो ए माइनस एक्स बोल दो, या और क्या बोलते हैं? एटी बोलते हैं। सही है। मैंने लिखा रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू के ए की पावर जीरो। कोई दिक्कत? ये तो जो कल अपन ने सीखा था ना वो लिखा है मैंने, कि रेट अपन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। और ये जो रेट है ये वाला मैंने यहां लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? माइनस डी। पहले क्या लिखते थे? फाइनल कंसंट्रेशन। ए की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है टी टाइम पे? ए माइनस एक्स। इनिशियल क्या थी? माइनस ए बाय डी टी इक्वल टू, इसको मैं ओनली के लिख दूं। ओके, माइनस को अंदर भेजो। माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, क्या बचा? डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के। यहां से मैंने लिखा डी एक्स इक्वल टू के डी टी। लिमिट्स बताओ। रिएक्शन कितने टाइम पे शुरू हुई थी? जीरो पे। अब कितने टाइम पे है? टी टाइम पे। ये एक्स क्या है? टोटल डिसोसिएटेड मोल्स। टी टाइम में टोटल कितने मोल डिसोसिएट हो गए, कितने मोल रिएक्शन कर चुके हैं। और ये डीएक्स क्या है? उसका छोटा सा पार्ट। तो आप बताओ टी इक्वल टू जीरो पे कितने मोल डिसोसिएट हुए थे, कितने मोल ने रिएक्शन की थी? जीरो ने। और टी टाइम पर कितने कर चुके? एक्स। लिमिट समझ में आई? ये क्या बन गया? एक्स इक्वल टू के टी। याद आ रहा है आपको ये फॉर्मूला? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देखो? आप बोल रहे हैं कि a माइनस एक्स, इसको हम 80 भी बोल सकते हैं। ये बोला हुआ ना, 80 भी बोल सकते हैं। यहां से जो x है वो कितना है? x इक्वल टू a माइनस 80। देखिए आप, x को यहां लाया, 80 को इधर लाया। या a है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, a नोट माइनस 80। बोलो, ये यहां पुट करो तो ये बन गया a नोट माइनस 80 इक्वल टू के टी। तो यहां से जो 80 मिला वो मिल गया ए नोट माइनस के टी। ये और ये एक ही बात है, इसी से डराइव किया है हमने। ये क्यों डराइव कर रहे हैं उसका रीजन देखो। मान लो यहां से आपसे पूछे कि एक्स और टी का ग्राफ बनाओ। आप समझना एक्स क्या है? यहां पे एक्स क्या है? कितना मोल रिएक्शन कर चुका। समझ गए? कितना मोल रिएक्शन कर चुका। और टी का ग्राफ है, कैसा ग्राफ आएगा? तो पता चल रहा है ना, यहां पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां देखिए, आपको ग्राफ बनाना है 80 में और टाइम में। 80 और टाइम में। बताओ, माइनस साइन आ रखा है बीच में, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन है। y पे कौन है? 80 इक्वल टू x कौन सा है? t। तो ये क्या बन जाएगा? c माइनस एम एक्स। कैसा?
नेगेटिव स्लोप की लीनियर लाइन इस टाइप से माइनस में नहीं जाएगा, है ना। ग्राफ समझ में आ रहे हैं ये, मतलब हर ग्राफ को इक्वेशन लेके और फिर बनाना है ना। अब मैं आपको जीरो ऑर्डर का प्रॉपर मीनिंग समझाता हूं क्या है। एक रिएक्शन जिसकी रेट कांस्टेंट है, एक फिक्स रेट पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब तक वो रिएक्शन खत्म नहीं हो जाती, सुनना बच्चे से बात, है ना, इस बात को सुनोगे एग्जांपल आराम से होंगे, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। एक रिएक्शन एक फिक्स रेट से स्टार्ट होती है, जब तक रिएक्शन खत्म नहीं होती तब तक एक ही रेट पे चलती रहती है। मतलब ऐसे हुआ कि आप अभी यहां हो और आपको यहां जाना है, मान लो ये 0 किलोमीटर पे थे पहले और 100 किलोमीटर जाना है, और आप हमेशा एक स्पीड मेंटेन करके चलते हो। आपने क्या स्पीड मेंटेन की? आपने मेंटेन की 1 किलोमीटर पर मिनट। क्या आप वहां पहुंच जाओगे? एक स्पीड मेंटेन है, ना कम की ना ज्यादा की, पहुंच जाओगे। कितने टाइम में पहुंचोगे? या आपको 100 मिनट का टाइम लगेगा। सही बात है। आप यहां पे मिड पे कब पहुंचे? कितने टाइम के बाद मिड पॉइंट पे पहुंचे? मतलब आपने 50 मिनट्स के बाद आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। सही बात है। 75 किलोमीटर कब पहुंचे? 75 मिनट के बाद। एग्जैक्टली हम जीरो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जीरो रिएक्शन का हर एग्जांपल ऐसे ही सोल्व होएगा, क्योंकि वो भी हमेशा कांस्टेंट रेट से चलता है। समझे मेरी बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको सोल्व करके देखते हैं। या पहले एक और थोड़ा सा पार्ट बच गया। जैसे ये ग्राफ लीनियर क्यों आया? ये ग्राफ लीनियर क्यों आया? वो तो इक्वेशन से पता चल रहा है। आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि देखो इक्वल टाइम में इक्वल मोल खत्म होंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर इक्वल टाइम में, मतलब 5 मिनट में इतने मोल तो 10 मिनट में इसके डबल, 20 मिनट 15 मिनट में ऐसे ये जो गैप आएंगे ना सारे, वो सब क्या होंगे? इक्वल आएंगे। समझ गए बात? एक लास्ट पार्ट है टी हाफ। टी हाफ क्या होता है बच्चों? इसको टी 50% भी बोल देते हैं। वो टाइम जब 50% रिएक्टेंट रिएक्शन कर चुका हो, या वो टाइम जब 50% रिएक्टेंट बचा हुआ हो। दोनों का एक ही मतलब है। ओके, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं इससे कैलकुलेट करता हूं x इक्वल टू के टी। x इक्वल टू के टी से। अब थोड़ा सा एक्टिव होकर बताना। x क्या है? डिसोसिएटेड अमाउंट। सही बात है। 50% टाइम हुआ तो कितना डिसोसिएट हो चुका होगा? 50% मतलब a0/2 इक्वल टू के। अब इसको मैं टी हाफ बोल दूं। टी हाफ कितना आया? बोलो। a0/2k। यही से मैं आपसे पूछूं, बताओ टी 100% कितना आएगा? टी 100% मतलब रिएक्शन खत्म। a0/k। ये आपको याद था या आपने सोच के बताया? सोच के बताया। आपको पता है कि ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। 50% होने में इतना टाइम लगा, तो 100% होने में इससे डबल टाइम लगेगा, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। सही है कि नहीं है? ऐसा जीरो ऑर्डर में पॉसिबल है। मान लो मैं आपको ये फॉर्मूला दूं, आपको ये बोला गया कि ये फॉर्मूला आप जानते हैं सभी लोग, AT इक्वल टू A0 - KT। इससे आपको हाफ लाइफ डराइव करनी है। तो डराइव कर चुके हो, तो एक ही बात है, किसे डराइव कर दो। समझना है कि AT कैसे यूज करते हैं। AT क्या है बच्चों? नहीं, AT का मतलब क्या होता है? एक ही टी टाइम पर, हाँ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन इतनी और बची हुई है अभी। कितनी बची हुई है? इतनी बची हुई है। A0/2 इक्वल टू A0 - KT। हाँ, आप डराइव करके देख लो, वापस वही आएगा, A0/2k। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, है ना। इसको यूज करते हैं तो आप लिखते, AT की वैल्यू लिखनी पड़ती है आपको। AT मतलब कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। इसको यूज करते हैं तो आपको x लिखना पड़ता है। x मतलब कितना रिएक्शन कर चुका है।
है ना, कोई सा फॉर्मूला लगाओ हमेशा सेम आंसर आएगा। क्लियर मेरी बात? मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आपको टी हाफ और ए नोट में ग्राफ बनाना है, सोच के बताओ क्या ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन आ रहा है? हाँ सीधा देखो ना यार, देखो ये टी हाफ है, ये तो कांस्टेंट है, ये और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या आता है? ये आता है। यहां से मैं आपको बोलता कि टी 100% और ए नोट का ग्राफ बनाओ, बोलो कि तो कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ। क्या दोनों का स्लोप सेम आएगा? नहीं, इसका स्लोप आएगा 1/k, इसका स्लोप 1/2 के। स्लोप तो अलग अलग आएंगे ना, है ना। आपसे ये बोला टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट्स फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड टी 75%। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इतना है, टी 75%। ये मैं सोल्व करूंगा, आप नेक्स्ट करना है ना, समझो केवल अभी तो। ऐसा दिया हुआ था। मैं एक सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप बताना कि मैं सही कर रहा हूं क्या, और अगर मैंने गलत किया तो कहां गलत किया है। मैंने सीधा लिखा कि देखो 50%, टी हाफ का मतलब होता है 50% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट होने में टाइम लगा 10 मिनट्स, तो 1% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 10/50, तो 75 सॉरी, 75% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 10/50 इंटू 75 इक्वल टू 15 मिनट्स। क्या मैंने सही सोल्व किया? ऐसे कैसे? बहुत सिंपल सी बात, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था थर्ड फोर्थ क्लास में, ऐसे पढ़ते थे, एक एप्पल 10 रुपीज का है तो बताओ 10 एप्पल्स कितने के आएंगे। आप 100 रुपीज आंसर करते थे। आप ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वहां हर एप्पल की प्राइस फिक्स थी, 10 10 10 10, तो यूनिटरी मेथड लगा दो। जीरो ऑर्डर में तो ऐसा ही है कि इस ऑर्डर की रेट फिक्स है, फिक्स है तो हमेशा क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल अभी जो मैंने किलोमीटर वाली बात करी थी कि 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लगे, तो 100 किलोमीटर में कितने लगेंगे? 20 मिनट ही लगेंगे, कंफर्म है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। ऐसा केवल जीरो ऑर्डर में कर सकते हैं हम लोग। मेरी बात समझे? इसको चलो मैं वैसे सोल्व करता हूं फॉर्मूले से, देखते हैं सही किया है क्या हमने। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कोई सा लगा दो, एक्स इक्वल टू के टी, कोई सा भी, है ना। पहले टी हाफ का फॉर्मूला बोलो, ए नोट बाय 2k। मुझे ये गिवन है क्या? टी हाफ गिवन है कितना? 10 इक्वल टू ए नोट बाय 2k। यहां से जो k मुझे मिला वो मिल गया ए नोट बाय 20। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? ओके, अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो कौन सा? x इक्वल टू के टी, एक है ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। जो आपका मन हो उससे सोल्व करो। चलो दोनों से करके देखते हैं, समझ में आएगा एक्स और के टी का मतलब। पहले बताओ एक्स कितना है? अरे अब ये सोल्व कर रहे हैं अपन, ये वाला। अगर ये लिखा टी 75%, इसका मतलब 75% खत्म हो चुका या बचा हुआ है? हाँ यहां परसेंटेज में लिखा है ना, उसका मतलब इतना खत्म हो चुका। हाँ मान लो खुद लिख दे कि टी 75% का मतलब ये लेना कि इतना ये बचा हुआ है। एक बार आईआईटी के अंदर पूछ लिया ऐसे कि टी 75 इतना मानना कितना बचा हुआ है, वो अलग बात होगी। लेकिन कुछ ना लिखा तुम क्या मानेंगे? खत्म हो गया। तो बताओ फिर मैं एक्स कितना लिखूं? एक्स का मतलब वही होता है जितना खत्म हो गया। एक्स मतलब रिएक्टेड अमाउंट। 75% खत्म हो गया मतलब ए नोट का 3/4 पार्ट खत्म हो गया। सुन रहे हो बात? कि ए नोट का 3/4 पार्ट खत्म हो गया, इक्वल टू के कितना है? अभी अभी कैलकुलेट करा था आपने, कितना? ए नोट बाय 20 इंटू टी 75%। बताओ कितना आ रहा है टी 75%? कैलकुलेट करो देखो।
ये इधर 60/5, ए नोट कैंसिल हो गया। 60/5 60/4 कितना हुआ? 60/4 15 मिनट। और जीरो ऑर्डर का है तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है। इसको इससे सोल्व करके देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे, है ना। मैं इसलिए कर रहा हूं इतने मेथड से कि आपको एक्स का मतलब समझ में आए, एटी का मतलब समझ में आए। एटी क्या है? एक की बची हुई कंसंट्रेशन। इसका मतलब था 75% खत्म हो गया, तो कितना बचा? 25% को ए नोट बाय 4 बोल दूं? बिल्कुल, ये बोल दो ए नोट बाय 4 इक्वल टू ए नोट माइनस के भी रख देना। के कितना है? ए नोट बाय 20 इंटू T75। आप सोल्व करेंगे फिर से वही आंसर आएगा। बात समझे? ओके, तो अगला एग्जांपल आपको सोल्व करना है खुद। T 20% इक्वल टू 10 मिनट्स। फाइंड T 80% एंड T 100%। इसमें से लैंग्वेज लिखोगी पूरी, है ना। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं कि टाइम ना लगे। और ये जीरो ऑर्डर है, ये आपको बताइए। अपन पढ़ी जीरो ऑर्डर है ना। 40 मिनट्स और 50 मिनट्स। फोर्टी मिनट 50 मिनट कितने लोगों का आंसर आ गया? वेरी गुड। ऐसे लैंग्वेज लिखी होती कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 20% कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, बताओ 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया इसको कि टाइम ना वेस्ट हो। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि 20 रुपए में इतने एप्पल आए तो 80 रुपीज में कितने आएंगे, है ना। उस टाइप का क्वेश्चन है एकदम। कैसे सोल्व किया बच्चों? आपने सीधा लिखा कि देखो 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो 1% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 10/20। फिर 80% कंप्लीट होने में 10/20 इंटू 80 इक्वल टू 40 मिनट्स। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। 20 में इतना लगा तो ये इसका 4 टाइम्स है ना। 4 टाइम्स मतलब 40 मिनट। ये इसका 5 टाइम्स है, मतलब 50 मिनट। 50 मिनट्स के बाद इस रिएक्शन की रेट क्या होगी? जीरो, खत्म होगी। तभी तो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था टाइम के साथ, मैंने लिखा था ना रेट और टाइम का, कि यहां तक तो चली, अब खत्म हो गई। आपने सुना हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है कई लोगों से, लेकिन आपने कभी खरीदी नहीं, ना कभी देखा। खरीदना नहीं पड़ता, वो डाउनलोड हो जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नाम सुना? वो सबसे सुना होगा, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन कितने लोगों के पास है? 2 के पास है और 4 के पास है। 4 में से कितने लोगों ने सोल्व करी? एक जने ने करी। मेरे पास जिसका फोन आता था मैं बोलता था उसको जरूर से करना, वो अपनी टेक्स्ट बुक की तरह यूज करना उसको। इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने अच्छे दिए उसके अंदर, टाइम ले तो देखना एक बार, है ना। ये क्लियर? मान लो कोई बोले कि नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, मुझे यूनिटरी मेथड समझ में नहीं आता, तो फॉर्मूले से कैसे करें इसको? आसानी से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप ये लिखो x इक्वल टू के टी। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करो पहले। t 20% मतलब 20% खत्म हो गया। और x क्या होता है? खत्म हो गया, वो बताते हैं। अब बार बार वो ए नोट छोड़ो, आप तो सीधा वो ले लो इनिशियल। जब भी परसेंटेज की बात हो ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो और बाकी ऐसे करते रहो। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 100।
तो अगर ये 20 लिखा है इसका मतलब 20% खत्म हो गया, तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूं। 20 इक्वल टू के, और टाइम कितना 10। के कितना आ गया बताओ, कोई दिक्कत? अब मैं दूसरा वाला सोल्व करता हूं। कौन सा वाला? 80% वाला। 80% वाला। x इक्वल टू अगेन के टी। एक्स अब कितना है 80, के कितना है 2 इंटू टी, आया 40। अगला वाला कर लो, x इक्वल टू के टी। एक्स कितना है 100, के कितना है 2 टी, आई वही आंसर आएंगे। तो जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन देख के तो खुश हो जाना चाहिए, ये तो खत्म है, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तुरंत सोल्व। अब समझे? अब आप अटेम्प्ट करके देखना जीरो ऑर्डर के, आराम से होंगे ये। अब एक बार लास्ट में मैं फर्स्ट ऑर्डर शुरू करने से पहले एग्जांपल याद कर लेते हैं जीरो ऑर्डर के, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो है सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। क्या बोला मैंने? सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे होती है और मेटल वहां पे कैटलिस्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एट द सरफेस ऑफ निकल। याद आ गया? पढ़ा हुआ है उसी के अंदर। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकल के सरफेस पे। हैबर प्रोसेस याद है? हाइड्रो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट द सरफेस ऑफ आयरन, Fe। ये कैसे एग्जांपल है जीरो ऑर्डर के। जहां भी आपको ऐसे दिख जाए कि यहां एक मेटल कैटलिस्ट यूज हुआ है, आप उसको जीरो ऑर्डर टिक कर सकते हैं, सही होने के चांस पूरे पूरे हैं। हालांकि ये 100% तो नहीं होता, पर मैक्सिमम ऐसा होता है। अगर हमारे यहां आया ना तो इसी की बात कर रहा है वो। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली एंजाइम के थ्रू ही होती हैं। जैसे डाइजेशन में आप पढ़ते होगे, प्रोटीन का ये प्रोटीन का डाइजेशन ये एंजाइम करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये करता है, फैट का ये करता है ना। ये सब रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ना कि रिएक्टेंट्स पे। तो ये सब क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अपने एनसीईआरटी में रखिए, तो आपको याद करनी है। समझ गए ना? और अपने नोट्स में लिखिए आपको जो याद करनी हो। उसके बाद मैं आ रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेशन है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो अपन डराइव ना करके सीधा फॉर्मूले पे जाएंगे, और वो फॉर्मूले ही अपने काम के होंगे। ठीक है। पहला फॉर्मूला है K इक्वल टू 1/T ln A नोट बाय 80। याद था ये फॉर्मूला? याद था ना? हाँ। ये इसके बिना काम नहीं चल सकता बिल्कुल भी, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये सबको याद होना ही चाहिए। फिर तो ये भी याद होगा, 80 इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पर माइनस के टी। ये और ये दोनों एक ही बात है। ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में, ये एलन की टर्म में। देखो इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं, 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिखा 80 बाय ए नोट इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए नोट बाय 80 इक्वल टू ई रेस टू पावर के टी। माइनस साइन हटाया, ये ऊपर नीचे हो गए। एलन ए नोट बाय 80 इक्वल टू एलन ई क्या होता है? 1, मतलब के टी। सेम ही तो आ गया, देखो। समझ गए मेरी बात? हाँ, दोनों एक का मतलब था, लेकिन आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे। इससे आप ग्राफ बनाएंगे और ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएगा। या मैं ऐसे बोलूं आपको और भी सिंपल तरीके से कि देखो, एक तो मुझे ये याद करना है 80 इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पर माइनस के टी, एक तो ये याद करना है। दूसरा मुझे याद करना है के इक्वल टू 2.303 बाय टी। अब लोग बन जाएगा ना, 10 बेस बन जाएगा, है ना? ए नोट बाय 80, या इसी को मैं लिख दूं 2.303 बाय टी लोग। अगर मैं इसको ए लिख दूं तो नीचे क्या आएगा? 80 को क्या बोलते हैं? ए माइनस एक्स। ये तो आपको याद करने ही करने हैं, इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता।
ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाए और हम तो ये बस एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं इस चैप्टर में, हम तो बस तो ये याद करना है फिर वो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी फर्स्ट ऑर्डर पे ही करेंगे। बात समझ गए? पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि ग्राफ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, फिर इनका मतलब समझेंगे। तो जीरो ऑर्डर का कंक्लूजन क्या रहा, हमें यूनिटरी मेथड लगाना है, उससे सोल्व करना है। मान लो ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो यहां लिखेंगे R इक्वल टू के और ए की कंसंट्रेशन। सही बात है? बोलती नहीं हो यार कुछ। अगर मैंने यहां पे ए नोट लिख दिया तो ये कौन सी रेट आएगी? फर्स्ट ऑर्डर की तो हमेशा ही आएगी यार। ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली तो ये इनिशियल रेट आएगी। आप फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं अभी। अगर आपने यहां पे 80 लिख दिया तो ये टी टाइम की रेट आएगी। कोई आपसे पूछे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही थी, बताओ 20 मिनट के बाद उसकी रेट क्या होगी, तो आपको यहां पे 20 मिनट बाद की कंसंट्रेशन लिखनी है। के तो बदलता ही नहीं है, एक रिएक्शन के तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जिस टाइम की रेट पूछे उस टाइप की कंसंट्रेशन लिख दो। क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल टू के, 80 मैं यहां से लेके आ जाता हूं, ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? आपने ये दो तो याद कर ही लिए, अब चाहे कैसे लिखते जाओ इनको। पहला ग्राफ सुनो, मान लो आपसे पूछे कि यहां पर 80 और टी का ग्राफ क्या आएगा, 80 और टी का ग्राफ क्या आएगा, सोच के बताओ। अरे नीचे देख के नहीं सोचना, यहां देख के सोचो, यहां इक्वेशन दे रखी है ना, आप सीधा लिखो कि ये इक्वेशन, सबसे पहले आप इक्वेशन याद करोगे। ग्राफ इमोशन से नहीं बनता, इक्वेशन से बनता है। तो पहले इक्वेशन बताओ कौन सी आएगी यहाँ पे, ये वाली आएगी। मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी इक्वेशन है y इक्वल टू ई रेस टू पर माइनस एक्स, और आपसे बोला जाए कि y और x में ग्राफ बनाओ, पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से, एक्सपोनेंशियल डिके, रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, वो होता है एक्सपोनेंशियल डिके। तो वैसा ही ग्राफ कैसा, एक्सपोनेंशियल डिके क्या होता है, ये वाला होता है। अब यहां देखिए, ग्राफ किससे बनाना है आपको, ये कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट है, तो ये और ये रिलेशन कौन सा आया, क्या दिक्कत आ रही है बोलने में, ये रिलेशन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल डिके। अरे ये तो बोल रहा था यार, देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऐसा ही तो ग्राफ है, ये देखो y के बीच में और x के बीच में, y यहां पे ये है, x यहां पे ये है, एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ कैसे बनाओगे, वैसे बहुत स्पीड से कम होएगा। नहीं समझ में आया ग्राफ? तो देखो इक्वेशन याद नहीं होगी तो फिर ग्राफ में भी तुक्का मारना पड़ेगा। रेट एक्सपोनेंस, सॉरी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे होता मान लो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जो भी इस टाइप का ग्राफ फॉलो करता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, चाहे वो डिके हो या ग्रोथ हो। जैसे रेडियो एक्टिविटी है ना, वो एक्सपोनेंशियल डिके है, तो किस ऑर्डर का है, पूरा फर्स्ट ऑर्डर का। रेडियो एक्टिविटी हम यहां पे करेंगे। एक आपने बैक्टीरियल ग्रोथ सुना होगा, कैसे ग्रो करते हैं वो, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में एग्जांपल में बैक्टीरियल ग्रोथ भी आता है। बात समझे? चलो ये ग्राफ तो समझ में आ गया। अगला ग्राफ है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को ही बताना है। ग्राफ है रेट वर्सेस टी में, रेट वर्सेस टी में वैसा ही आएगा। अब जैसे मैं सोचूं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेट और टी आए, है ना, तो हम ऐसे सोचेंगे, देखो कि रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 80, ऐसे होता है। फिर हम याद करेंगे कि 80 वाले फॉर्मूले में टी आता है, फिर हम लिखेंगे आर इक्वल टू के, ये हो जाएगा ए नोट ई रेस टू पर माइनस के टी। फिर हम ऐसे y और x है ना, उसको देख लेंगे कि ये तो y है, ये x है। फिर बाकी पे नजर डालेंगे, बाकी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट ना होते तो ये ग्राफ हम बना नहीं पाते, हमसे ग्राफ पूछता ही नहीं। तो केवल दो चीज वेरिएबल हो तो ही ग्राफ बना पाते हैं हम लोग। तो
अब इसका और इसका रिलेशन क्या है? ई रेज टू पर माइनस एक्स जैसा, मतलब एक्सपोनेंशियल डीके। ये लो, जीरो ऑर्डर में ये ग्राफ कैसा आया था? ऐसा, याद है? रेट और टाइम वाला। मैंने बोला फिर लास्ट में कैसा हो जाएगा। जीरो ऑर्डर में ये ग्राफ कैसा आया था? ये वाला। इससे लिखा था हमने ए टी इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। कैसा ग्राफ आया था? ऐसा वाला। कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन केवल जीरो ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर की सबसे बड़ी पहचान। और वहां स्ट्रेट लाइन क्यों आते हैं? क्योंकि रेट ही कांस्टेंट होती है, हमेशा सब कुछ एक जैसा चलता रहता है। यहां ऐसा नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर में, यहां रेट कांस्टेंट नहीं होगी, यहां यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। बात समझे? ये दो ग्राफ मैंने बना दिए। अब मान लो एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ हमेशा आप लोगों का डाउट रहता है, जबकि एक सेकंड में बन जाता है। एक सेकंड तो नहीं, एक मिनट में बन जाता है। नहीं, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा पहले, बस ऐसा लिखा था कि ये ln a माइनस एक्स और t का ग्राफ है, बताओ कैसा आएगा। चार ऑप्शन दिए होते हैं। तो ग्राफ सोचने से बनेगा या इक्वेशन से? सबसे पहले ऐसी इक्वेशन सोचो कि ऐसी टर्म किस में आती है फर्स्ट ऑर्डर में। किस में आती है? इसमें आती है फॉर्मूले में, k इक्वल टू 1/t ln a माइनस एक्स। अगर यहां लोग लिखा होगा तो यहां 2.303 करके यहां लोग लिख देंगे। मैंने क्या लिखा अभी? ln, तो ln ही रहने दो। याद आ गई? अब मैं कैसे भी करके ये जो ln a माइनस एक्स है इसको इधर लेके आऊंगा y एक्सिस पे। y एक्सिस वाला इधर होता है ना, इसको कैसे भी करके इधर लेके आऊंगा और t को उधर लेके जाऊंगा। चलो मैं कोशिश करता हूं। मैंने लिखा के टी इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस, इसमें कोई डाउट? इसको यहां ले आया, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। ये मुझे इधर चाहिए, तो मैंने लिखा ln a माइनस एक्स इक्वल टू ln a माइनस के टी। देखो, ये मुझे चाहिए था y एक्सिस पे, मिल गया। ये मुझे चाहिए था x एक्सिस पे, मिल गया। आगे इक्वेशन क्लियर समझ में आ रही है? प्लस माइनस वाली कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर, मतलब y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। कैसा स्लोप? नेगेटिव स्लोप, मतलब स्लोप कितना? स्लोप कितना? माइनस के। फिनिश, है ना? तो पहले जैसे कोई ग्राफ है, पहले वो इक्वेशन याद करो कि ऐसा ये दो चीजें किस ग्राफ में आती हैं, फिर अपने आप ग्राफ बच जाएगा। बात क्लियर है? बस फर्स्ट ऑर्डर के ये सबसे मुश्किल ग्राफ थे जो मैंने भी बनाए। कॉन्सेंट्रेशन का सी टी इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी से बन जाएगा, रेट का भी उसी से बन जाएगा, और ये वाला ग्राफ एकदम क्लियर। याद तो नहीं करने पड़ेंगे, ये बन जाएंगे पक्का? ठीक। यहां पे भी एक बार हम टी हाफ की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब भी कैलकुलेशन की बात हो, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? के इक्वल टू 2.303 बाय टी। जब भी कैलकुलेशन की बात हो, आपको कैलकुलेट करना है टी हाफ। टी 50% या टी हाफ लिख दो, है ना? बताओ, मैं इस टी को इधर ले आता हूं। टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के, नीचे आ गए, के नीचे ले आया है ना, लोग ए ए माइनस एक्स, मतलब कितना रिएक्शन कर गया? आधा कर गया, ए बाय टू। टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के लोग ए ए बाय टू। ए से कैंसल आउट, 2.303 बाय के लोग टू। लोग टू कितना होता है? 0.3, अप्रोक्सीमेट 0.3। उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताओ? 0.693 बाय के। टी हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो, सही बात है क्या?
जो जीरो ऑर्डर का टी हाफ आया था वो आया था टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय 2k। अगर ए नोट बदलते थे टी हाफ बदल जाता था, यहां ए नोट है ही नहीं, केवल के है। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कैसे बदला जा सकता है? केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट से, और कोई कुछ नहीं बदल सकता। बात समझे मेरी? मैं आपसे यहां बोलूं कि बताओ टी हाफ और ए नोट का ग्राफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? ऐसा जैसे देखो, आप ये लिखो, आपने देखा यहां तो ए नोट है ही नहीं, इसमें तो केवल कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ग्राफ कैसे बनाओगे? बात समझे? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। मान लो ग्राफ आपसे पूछे टी 1/3 और ए नोट में, टी 1/3 का मतलब कितना हो, क्या हुआ कि 1/3 रिएक्शन कर गया। सही है? ग्राफ कैसा आएगा? अरे यार सीधी सी बात है, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो इतना रिएक्शन कर गया, मतलब कितना रिएक्शन कर गया? a/3। अगर ये फॉर्म आ रहा है तो ए तो जाने वाला है, ए तो खत्म हो जाएगा, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसा ग्राफ आएगा? ऐसे आएगा। आपसे बोले कि टी 40% और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, क्या आएगा? 40% में यहां पे 40% लिखोगे, ए तो गायब हो जाएगा। बहुत बड़ा कंक्लूजन है ये, एक अभी थोड़ी देर में पता चलेगा इस बात का। अभी तो मैं ग्राफ बना रहा हूं केवल। एक कोई भी ग्राफ पूछे ना कि T75 का ग्राफ बनाओ, आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट। कोई ए नोट पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझे? अब मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूं कि ये सब हम क्यों कर रहे थे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100 एम है, फिर कुछ देर के बाद वो 50 एम हुई, कुछ देर के बाद 25 एम हुई, कुछ देर के बाद 12.5 एम हुई, कुछ देर के बाद 0 हुई। ये है फर्स्ट ऑर्डर। सेम इसको जीरो से कंपेयर करेंगे हम। जीरो ऑर्डर में ए नोट पहले 100 एम था, फिर 50 एम हुआ, फिर 25 एम हुआ, 12.5 एम हुआ और 0 एम हुआ। इसको मैं टी हाफ बोलूंगा ना बच्चों, 100 से 50 हुआ। ये टी हाफ 10 मिनट गिवन है हमें, यहां पे टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट गिवन है हमें, ये दिया हुआ है। पहले फर्स्ट ऑर्डर को सोल्व करते हैं। क्या मैं इसको भी टी हाफ बोलूंगा? बोलूंगा ना? ओके, कितना? 10 मिनट ही आएगा ये तो। कैसे पता चला? टी हाफ इक्वल टू कांस्टेंट, टी हाफ इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। जब भी रिएक्टेंट हाफ होएगा टाइम कितना लगेगा? उतना ही। टी हाफ इक्वल टू, ये है, देखो इसका 0 एम होने का मतलब है कि रिएक्शन खत्म होगी। एक बार यहां देखते हैं कि मान लो टी 100% कैलकुलेट करना है मुझे, यहां टी 100% कैलकुलेट करना है, राइट? टी 100% होना मतलब एक्स कितना आएगा? एक्स मतलब रिएक्टेड अमाउंट, ए ही आएगा। मैंने लिखा ए, ए 0, A/0 इनफाइनाइट। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसको मैं थ्योरेटिकली भी समझा दूंगा अभी कि ये इनफाइनाइट टाइम लगा। अब इस बात को समझो बच्चों, 100 से 50 हुआ, कितने? केवल 25 ने रिएक्शन की है, लेकिन बार आधा करते जाओ, टाइम कितना लगेगा? 10 मिनट्स। मैं ये मार्क कर दूं और मैं बोलूं कि इसके दो टुकड़े करने हैं हर बार। आपने पहले दो टुकड़े किए, फिर मिला उसके दो टुकड़े किए, फिर मिला उसके दो टुकड़े किए। ऐसे दो टुकड़े करते करते आपको कितना टाइम लगेगा? कभी तक करते रहो। वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए ना? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी? मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, जब तक पहुंचा वहां पे क्या स्पीड रही? 50 किलोमीटर पर सेकेंड, कहीं चेंज नहीं हुई। फर्स्ट ऑर्डर है ना, शुरू से स्पीड कम होने लग गई। क्यों कम हुई? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऐसा था, आर इक्वल टू के और ए क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो रेट भी कम होने लगेगा। और कम भी कैसे होगा रिएक्टेंट? एक्सपोनेंशियली। तो रेट भी कैसे कम होगी? एक्सपोनेंशियली, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियली जब कम होती है ना, तो जैसे आप 50% कवर करते हो, जब 50% रिएक्टेंट खत्म होता है, आपकी रेट हाफ हो जाती है। सही बात है। नेक्स्ट 50 जब फिर से खत्म होता है, आपकी रेट हाफ हो जाती है। तभी तो ऐसा है कि 50 में उतना ही टाइम, फिर 50 में उतना ही टाइम, फिर 50 में उतना ही टाइम, जितना आप 50 चलते हो रेट उतना ही कम हो जाती है। अब आपको 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जाना है, आपकी स्पीड कम होती है, हर आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्पीड हाफ कर देते हो आप। ऐसा करते करते वहां पहुंचोगे ना 100 किलोमीटर तक, कितना टाइम लग जाएगा? इनफाइनाइट लग जाएगा। आप थ्योरेटिकली वहां पहुंच ही नहीं सकते कभी। बात समझे? ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर है। अगर यही क्वेश्चन हम जीरो ऑर्डर के लिए सोल्व करें, तो बताओ ये टाइम कितना आएगा? सोच के बताना। 5 मिनट आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? सच बताना, झूठ मत बोलना। बच्चों वही सीधा, मतलब या तो फॉर्मूले से कर लो या सीधा से कर दो। देखो, यहां से लेके यहां तक कितने मोल गए? 50 मोल। 50 मोल जाने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। 1 मोल जाने में 10/50। यहां से यहां कितने मोल गए? 25। 25 को जाने में 5। अभी किया था ना अपन ने ये वाला 5। यहां से यहां के कितने मोल गए? 12.5। कितना टाइम लगेगा? 2.5। ये फर्स्ट टी हाफ है, ये सेकंड टी हाफ है, ये थर्ड टी हाफ है। ये टी हाफ नहीं है, ये मैंने आधा नहीं किया। बताओ ये टाइम कितना आएगा? यहां से यहां कितने मोल गायब हुए? 12.5। 12.5 में कितना टाइम लगा? 2.5। यहां से यहां कितना गायब हुआ? तो भी 2.5 आएगा। इक्वल टाइम में इक्वल मोल गायब होंगे। यही तो होता है जीरो ऑर्डर। ये सारी चीजें हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बोलो मुझे तो सर ये कैलकुलेट करके बताओ फॉर्मूले से, ये वाला कि 2.5 कैसे आया। 1 सेकंड में पता कर लेंगे। देखो, पहले इस इंफॉर्मेशन से के पता कर लो। x इक्वल टू के टी। कौन बताएगा x कितना है यहां पे? x मतलब कितना मोल रिएक्शन कर गया? 100 था, 50 बचा, कितना कर गया? 50। के कितने टाइम में? 10 मिनट में। के इक्वल टू 5। अब ये वाला फॉर्मूला वापस यहां लगाओ, इसके बीच में, यहां वापस x इक्वल टू के टी। कितने मोल ने रिएक्शन की? 12.5 ने। के कितना है? 5। टी टी पता कर लो कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। पक्का? मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर के टी हाफ कांस्टेंट नहीं रहते। जीरो ऑर्डर का पहला टी हाफ 10 मिनट, फिर अगले टी हाफ है ना, वो हमेशा हाफ होते जाएंगे। हाफ होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखो कि यहां टी हाफ का फॉर्मूला है A0/2 के। ये के तो कांस्टेंट है, जैसे आप इसको हाफ करेंगे टी हाफ आधा हो जाएगा। सही बात है। देखना, ये जो टाइम है, ये टाइम, क्या मैं इसको T75% बोल सकता हूं? कैसे? हाँ, यहां 75 लिखा होता है, मतलब 75% गया। तो देखो 100 था, 25 बचा। ये जो टाइम है यहां से लेके और यहां तक, क्या मैं इसको T87.5% लिख सकता हूं? ये जो है वो है 2 × T हाफ के। जैसे मैंने यहां बोला ना, फर्स्ट टी हाफ, सेकंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ, फोर्थ टी हाफ, यहां ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो हमेशा एक जैसा ही चलेगा। यहां ऐसे नहीं पूछना बताओ इसका थर्ड टी हाफ क्या होगा, नहीं, वो तो सारे सेम होते हैं। ये बात समझ में आई आपको? देखो, ये पहला टी हाफ, ये दूसरा टी हाफ, दोनों को 20 मिनट। ये कितना हुआ? 3 × T हाफ होगा, 30 मिनट्स होगा।
यहां जो T75% था, वो मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले ही करवा दिया था कि यहां जो T75% है, आप सभी ने आंसर किया था कि 15 मिनट आएगा। याद आ रहा है? इधर तो डबल हो गया, उधर डबल नहीं हो रहा। समझ में आ गया? तो मान लो आपको है ना 2 रिएक्शन करवानी है, किसी वे बोली, एक फर्स्ट रिएक्शन, एक सेकंड रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर की, एक फर्स्ट ऑर्डर की। सर ने आपसे बोला कि जब ये रिएक्शन खत्म हो जाए तो घर पे चले जाना। आप कौन सी करवाना पसंद करोगे? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगी, खत्म ही नहीं होगी, वो हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन समझ में आई है? अब कुछ एग्जांपल है ना, वो आपको कॉपी में करना है जल्दी जल्दी। हाँ, एक और चीज देखो, सुनो, एक स्टेटमेंट सुनना, सही से सुनना और बोलना कि ट्रू की फॉल्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल मोल्स इक्वल टाइम में गायब होते हैं। लोग सोच रहे हैं अभी, ट्रू है। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में गायब होता है। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में गायब होता है। ये था 50% गायब हुआ 10 मिनट, इसका 50% गायब हुआ 10 मिनट, इसका 50% गायब हुआ 10 मिनट। देखो 100 से 50 हुआ, कितना कितना गायब हो गया? 50%, 10 मिनट लगे। 50 से 25 हुआ तो इसका 50% गायब हुआ 10 मिनट। 25 से 12.5, 10 मिनट। तो ये स्टेटमेंट सही था मेरा कि रिएक्टेंट का इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में गायब होता रहता है। मेरी बात समझे? अब इन एग्जांपल्स को मैं अपने एग्जाम में कैसे आते हैं उस तरीके से ले रहा हूं, ये टेबल तो नहीं आएगी ना। हाँ। तो जल्दी जल्दी सोल्व करना, आप कॉपी निकाल लो। टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट्स, चेंज करता हूं इसको, 20 मिनट्स, 4 है जीरो ऑर्डर रिएक्ट, अरे नहीं यार, फर्स्ट आ गया ना अब तो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्ट ऐसा तो दिया हुआ है। पहला है फाइंड टी 75%, टी 87.5%, टी 25%, टी 90%। फोर्टी 60 10, 10 ऐसे नहीं होगा, तो हाफ लाइफ पे था वो तो, इक्वल परसेंटेज गायब हो रहा था। थर्ड तो सोल्व करना पड़ेगा पूरा। फर्स्ट कितने लोगों से सोल्व हो गया? वेरी गुड, फर्स्ट कुछ लोग नहीं कर पाए अभी। बच्चों फर्स्ट तो यहां लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट ऑर्डर में टी 75% कितना होगा? 2 इंटू टी हाफ, क्लियर दे ही रखा है। ये तो होगा 2 इंटू टी हाफ, मतलब 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। ये भी लिखा हुआ है 2 इंटू टी हाफ,
सॉरी 3 × t ½ 3 × 20 = 60। ये तो दे ही रखे हैं सीधे सीधे। ये जो सीरीज चलती है ना ऐसे 100, 50, 75, 87.5, ये सीरीज तो आप ऐसे ही किया करो, इस वाले से ही। ये सीरीज हमेशा इसी से करना है, इस टाइप का परसेंटेज जब भी आएगा तो। लेकिन वो 25% वाला ऐसे नहीं होगा। अब 25% वाला समझ लो एक बार। इधर देखो सब लोग, कितना आ रहा है? 10 कैसे आएगा यार? आप लोगों ने तो आधा कर दिया, 8 पॉइंट समथिंग। देखो एक सीरीज मैंने क्या बोला, 100, 75, 87.5 ऐसा कुछ आएगा तो आप इस टेबल से कर लेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करना है तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो? k = 2.303 बाय टी log a - x। याद है सबको? t½ क्या होता है? t½ 0.693 बाय k, यही होता है। इसको इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो, 2.303 log 2k। ऐसा यह रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये आया था, तो ये तो ध्यान रखिए, रह जाएगा। तो ये t½ आ गया। तो यहां से k कितना आया? k आया 2.303 log 2 बाय t½ t½ कितना दिया हुआ है? 20 इक्वल टू 2.303 बाय टी आपको फाइंड करना है। लोग जब भी परसेंटेज में हो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे? 100। तो बताओ ए नोट में कितना मान लो? 100, 100 माइनस, इसका मतलब है कि 25% गया। तो यहां क्या लिखोगे? 25। ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यहां क्या बचा? log 2/20 इक्वल टू यहां 1/t log 100/75। 100/75 बोल सकता हूं 4/3। सारी वैल्यूज में पता है। देखो log 2 में पता है 0.3/20 इक्वल टू 1/t। यहां पे log 4 कितना है? 0.6 और log 3 0.48। आ जाएगा टी, है ना? वो जो है ना, जो डायरेक्टली उस लाइन से हो जाता है, वो कब होता है? जब 100 से हम 50 50 50 करते चले तब। बात समझे? ये पता करना है उस लाइन में ये 99 तो नहीं आएगा ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। करके बताऊं? 133 मिनट्स। उसमें क्या करना है? बस यहां पे 99 करना है। अरे जो लास्ट पार्ट है ना, उसमें यहां क्या करना है? 99 करना है। ऐसे लगता नहीं कुछ समझ में आ रहा है। हो रहे हैं समझ में, है ना? अगला करोगे खुद ही जल्दी से, है ना? देखो अगर आपको ये एक्स समझ में आ गया ना, ये एक्स, तो अगला क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगेगी केवल, नहीं तो टाइम लगेगा। फटाफट सोल्व कर दो। थ्री बाई टू आ रहा है, बिल्कुल 3/2 करेक्ट आंसर है। इस बार तो है ना रेशियो लेके करेंगे तो कुछ चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आएगी आपके। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? एक्स की वैल्यू एक की वैल्यू रखना सीधे सीधे फॉर्मूले में। अब तो रेशियो लेके करो ना, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट है ये सब छोड़ो, आप तो सीधा फॉर्मूला लिखो, 2 बार फॉर्मूला लिख दो। एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स की वैल्यूज ही है बस। करो एक बार ट्राई करो।
टी की जगह 99 क्यों लिखा है? टी तो पूछा है, टी 99 मतलब टाइम 99 नहीं है यहाँ पे, टी तो पूछा है आपसे। टी की फॉर्म में लिख दो, रेशियो ले लो ना यार, के वगैरह सब उड़ जाएंगे। बेटा रेशियो ले, फिर ये नहीं करने पड़ेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो का ये तो प्रॉफिट है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये ऐसा होता है, एक बार देख लो, ये ऐसा होता है, आपसे टाइम पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम 99 है, ऐसा नहीं दे रखा। टी को इधर ले आओ, के को ये ले आओ, अब इधर लिखो टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी 99% इक्वल टू, ये पार्ट तो कॉमन है ना, ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिख लो, चलो आपको मन कर रहा है तो लिख लो, 2.303 बाई के, यहां पे भी आएगा 2.303 बाई के। फिर लिखना है लोग, लोग, अब वो ए माइनस एक्स, इनकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों आपको, सिंपली। ये कैंसिल आउट होगा, कुछ लोग के कैलकुलेट कर रहे हैं बिना बात में। जब रेशियो की बात है तो के तो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक रिएक्शन का। जिसको एक्स समझ में आ गया ना, वो तो 1 सेकंड में कर सकता है इसको। 1 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। 3/2 कितने लोगों का आया अब तक, सच बताना। अभी भी कुछ लोगों का नहीं आया। अब इतनी देर नहीं लगेगी, देखो। चलो अब यहां देख लो, या इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। मैंने बोला जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, 100। तो ये तो है 100, 100 माइनस पहला है 99.9%, मतलब इतना परसेंट वो कंप्लीट हो चुका, इतना परसेंट रिएक्शन कर गया। और एक्स क्या होता है, कितना रिएक्शन कर गया, वो तो सीधा सीधा ये एक्स ही है, ये तो बस सीधा यहां पुट कर दो 99.9, यहां पे वापस 100, यहां पे वापस 100 माइनस 99 रिएक्शन कर गया, मतलब यहां लिखो 99। आगे बढ़ो, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया था, इधर आया लोग, ऊपर तो 100 है, डिवाइडेड बाय ये कितना बचा देख के बोलो, 0.1 डिवाइडेड बाय ये तो ऊपर तो 100 है, यहां 1। सही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लोग 10⁻³ डिवाइडेड बाय लोग 10⁻²। देखो ये 1000 बना कि नहीं बना, 1000 को मैं 10⁻³ बोल सकता हूं क्या, तो 10⁻³, इसको 10⁻²। आगे लोग कैसे लेते हैं, पावर आगे आ जाती है 3, और ये लोग 10 तो 1 होता है, तो हटाओ, ये कितना आसान सा था। वो एक्स को समझना था, एक्स मैंने शुरू से ही समझाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए कि एक्स की दिक्कत ना आए। समझे मेरी बात। अभी हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी की, अभी फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा और चलेगा, है ना। इसी बीच में एक बार रेडियो एक्टिविटी का डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि वो हाफ लाइफ बेस्ड है। फिजिक्स में पढ़ चुके रेडियो एक्टिविटी, आपने अभी केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा, AT इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर माइनस KT, याद है। इसी को फॉर्मूले को फिजिक्स वाले लिखते थे NT इक्वल टू एन नोट ई रेस टू पावर लैम्डा टी। AT मतलब रिएक्टेंट की टी टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन, NT मतलब टी टाइम पे बचे हुए न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल न्यूक्लियाई, शुरू में कितने न्यूक्लियस लिए थे आपने, वहां तो न्यूक्लियस तो डिसइंटीग्रेट होते हैं।
रेट कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। यहां रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आती है अपने, वो आती है सेकंड इनवर्स। उनके डिके कांस्टेंट की यूनिट भी क्या आती है? सेकंड इनवर्स। दोनों 100% सेम। समझे? बस वो यहां पर वो सॉलिड चल रहा होता है, तो यहां कंसंट्रेशन लिखने, सॉलिड की कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो वेरी करती नहीं है। इसलिए वो मास की टर्म में या न्यूक्लियर की टर्म में लिख देते हैं। अगर आपको ये याद है तो इसको याद करने में क्या दिक्कत है? वो भी ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखो, लैम्डा इक्वल टू 1/t या 2.303 टी लोग एन नोट, एन नोट माइनस, सॉरी सॉरी, एन नोट एन टी। वो भी ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसी से करते हैं सारे क्वेश्चन। समझे? समझ गए ना? हाँ, तो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन है ना, उस पे हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना है। जो आपने हाफ लाइफ का कंसेप्ट पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, सभी को करना है। एक 80 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, टी हाफ इक्वल टू 50 ईयर्स। आप लिख सकते हो इसको साथ साथ, 50 ईयर्स। फाइंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 200 ईयर्स। 200 ईयर्स के बाद वो कितना बचेगा? कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, बस कंसंट्रेशन की जगह मास ले लेंगे। 5 ग्राम, बिल्कुल सही बात है। हाफ लाइफ के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं। मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले बताओ, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितने हैं? ऐसे क्वेश्चन है ना, पता नहीं कितनी बार आ चुका, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, अपने नीट में। तो 200 ईयर्स तक की बात है, 50 था, कितना हो गया? 4। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? उस सब्सटेंस की अमाउंट हाफ कर देना। आपको 4 टाइम्स हाफ करना है। कितना था? 80। पहली बार हाफ करो, दूसरी बार हाफ करो, तीसरी बार हाफ करो, फोर्थ बार हाफ करो। कितना? फिर 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 इसमें ये भी पूछ सकते थे कि जो डिकेड अमाउंट बताओ, उस सब्सटेंस की डिकेड अमाउंट बताओ, कितना डिके हो चुका? 75। या तो ऐसे कर सकते हैं, या एक और सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका। ये क्या है? हाँ, मास एट टाइम टी बचा हुआ है ना, मतलब जो 80 था ना, वो 80 के क्या है, ये एम्प्टी लिख दिया मैंने। मतलब ये फॉर्मूला बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे 80 था, उससे आपने क्या लिख दिया? एम्प्टी। इक्वल टू, ये क्या है? इनिशियल मास, मतलब ए नोट। एक हाफ लाइफ में उसकी मास की कितनी अमाउंट हो जाती है? तो इसमें तो तुरंत बोल सकते हो ना, हाफ। हाफ लाइफ मतलब हाफ, इसमें क्या शर्माने की बात है? हाफ, एक बार में हाफ हो गई। समझ गए? एक बार में हाफ हो गई। अब जितनी हाफ लाएंगी, हाफ लाइफ आएंगी, उतनी बार हाफ हाफ होता जाएगा। मान लो एन हाफ लाइफ आएगी, तो हर बार हाफ होता होता, और ये कितना बन जाएगा? कितना आसान सा फॉर्मूला था। एम नोट इनिशियल मास,
एक हाफ लाइफ में ये आधा हो जाता है, जितने आप हाफ लाइफ लोगे उतनी बार हाफ 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 होता जाएगा। ये एन क्या है, नंबर ऑफ, यहां पे भी ये फॉर्मूला आता, टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। देखो अब मैं इसको सोल्व करूं, ये कितना था, उस किस्म को सोल्व करता हूं पहले। 80 बाय 2, कितने हाफ लाइफ आए, 4, 4 का मतलब 16, 2 की पावर 4 16 ही होता है, कितना बच गया, कितना आसान सा है ना। तो कल हम फर्स्ट ऑर्डर के मतलब अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिनमें आपको दिक्कत आती है। अभी तक के एग्जांपल मैंने ऐसे कराए जो आपसे हो जाने चाहिए थे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। और होमवर्क क्या है, अब आप जीरो ऑर्डर तक तो पूरा सोल्व कर सकते हो, है ना, जीरो ऑर्डर तक। एक मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ाया अभी, और एक वो एक्सपेरिमेंट आते थे ना, कई सारे डेटा देके पूछते थे क्या ऑर्डर आएगा, वो नहीं पढ़ाया, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ।